राजधानी लाइव के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। कांग्रेस के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हरियाणा सरकार की तरफ से स्टाम्प ड्यूटी रूरल एरिया में 2% की भारी वृद्धि के फैसले की कड़ी निंदा करते हुए इस जन विरोधी फैसले को तुरंत प्रभाव से वापस लेने की मांग की है। दरअसल इस दौरान सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी सरकार सिर्फ जनता पर बोझ डालना चाहती है और इस फैसले से ग्रामीण इलाकों में रजिस्ट्री कराना महंगा हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी तक रूरल एरिया में अगर किसी महिला के नाम रजिस्ट्री होती है तो उसे सिर्फ 3% ही स्टाम्प ड्यूटी देनी होती थी, लेकिन अब इसे 66% ज्यादा यानी कि 5% कर दिया गया है। इस प्रकार अगर कोई पुरुष रजिस्ट्री कराता है तो उसे 5% की बजाय 40% ज्यादा यानी कि 7% स्टाम्प ड्यूटी देनी होगी। इसका सीधा मतलब है कि अब रजिस्ट्री कराने पर ज्यादा राजस्व स्टाम्प ड्यूटी के तौर पर सरकार को देना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अचल संपत्तियों के कुछ हस्तांतरणों पर मिलने वाली छूट भी अब रोक दी गई है, उन पर भी अब यही स्टाम्प ड्यूटी लगेगी। सबसे हैरत की बात तो ये है कि सरकार ने बजट का भी इंतजार नहीं किया और ये फैसला बजट से ही एकदम पहले लिया है। तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अभिषेक जुड़ गए हैं। अभिषेक, लगातार एक दूसरे पर पक्ष और विपक्ष पलटवार करते रहते हैं, लेकिन आए दिन ऐसी तमाम खबरें होती हैं जहां पक्ष विपक्ष पर कोई एक मौका नहीं छोड़ती घेरने का। तो वहीं अब कांग्रेस ने बीजेपी को एक बार फिर से घेर लिया है और वो मुद्दा है हरियाणा ग्रामीण इलाकों में प्रॉपर्टी को लेकर। देखिए, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय जो महासचिव हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला, उनकी ओर से जो है जेजेपी और बीजेपी जो सरकार है हरियाणा में उस पर हमला बोला गया। और ये जो हमला बोला गया है वो जो स्टाम्प ड्यूटी जो है रूरल एरिया ग्रामीण इलाकों में जो 2% की जो स्टाम्प ड्यूटी रजिस्ट्री जो अगर करवाई जाती है अपनी किसी प्रॉपर्टी की, तो उसमें बढ़ाई गई है। उसकी उन्होंने निंदा करते हुए कहा कि इसको जो है तुरंत जो है वापस लेना चाहिए, क्योंकि ग्रामीण इलाके जो हैं वहां पर इस तरह का जो फैसला है वो ठीक नहीं है। तो और वहीं उन्होंने जो कहा कि जो महिलाओं के लिए जो पहले छूट दी गई थी, पहले 2% स्टाम्प ड्यूटी महिलाओं की अगर कोई किसी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाती थी तो उसको 66% वृद्धि करते हुए 5% जो है अब कर दी गई। और वहीं जो पुरुषों में है वो जो 5% थी उसमें जो है अब 7% स्टाम्प ड्यूटी जो है किसी भी रजिस्ट्री अगर किसी प्रॉपर्टी की करवानी होगी तो उसमें 7% कर दी। तो भारी भरकम जो है इस समय स्टाम्प ड्यूटी बढ़ाने की जो रणदीप सिंह सुरजेवाला की ओर से कहा गया है कि सरकार ने ये जो फैसला है ये गलत लिया है और इसको वापस लेना चाहिए। और कहीं वहीं उन्होंने ये भी साफ तौर पे कहा अगर जो प्रॉपर्टी में कोई चेंजेस वगैरह इस तरह की नाम किसी दूसरे के नाम करवाई जाए या किसी और अन्य तरह के उसमें चेंजेस करवाए जाते हैं तो उसमें भी अब जो है छूट हटा दी गई है, उसमें भी स्टाम्प ड्यूटी का प्रावधान इस समय कर दिया गया। तो वो उनका ये कहना है कि लगातार जो महंगाई की मार जो है जनता झेल रही है और उस दौरान इस तरह का जो फैसला है वो ठीक नहीं है। उन्होंने अपना सरकार के दौरान का जिक्र करते हुए भी उन्होंने कहा कि 2014 में जब कांग्रेस की सरकार थी तब जो पेट्रोल पर जो है वैट 21% अलग था और अब जो भाजपा सरकार जब से 30% हो गया। वहीं जो डीजल पे 9.24% था और अब जो बढ़कर है 21.40% हो गया। तो कहीं ना कहीं जो ये जो पेट्रोल डीजल में जो वैट का है और स्टाम्प ड्यूटी ऐसे टाइम में बढ़ा दी गई तो ये जो प्रदेश की जनता है उस पर जो है अतिरिक्त जो है बोझ माना जा सकता है। जी तो अभिषेक, ये भी कहा जा रहा है सुरजेवाला की तरफ से जो स्टाम्प पे ड्यूटी रूरल एरिया है 2% की वृद्धि होगी तो इसको लेकर लोग काफी परेशान होंगे। जी बिल्कुल, लाजमी है कि रूरल एरिया में मतलब जो 2% की स्टाम्प ड्यूटी बढ़ा दी गई है तो उसमें काफी जो बाहर है वहां पर अगर रजिस्ट्री कोई करवाता है, कोई ग्रामीण जो है या कोई भी जो व्यक्ति रूरल एरिया में भी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाता है या चेंज करवाता है या किसी और के नाम स्थानांतरण करवाता है तो उसमें जो स्टाम्प ड्यूटी जो है 2% बढ़ाने की सरकार की ओर से फैसला किया है। और ये कहीं ना कहीं जो है वहाँ की जनता, प्रदेश की जनता पर जो है अतिरिक्त बोझ है इस महंगाई के समय में, क्योंकि पेट्रोल डीजल के जो दाम है लगातार बढ़ रहे हैं और पेट्रोल डीजल के जब दाम बढ़ते हैं
तो उससे महंगाई जो है वो बढ़ती है। क्योंकि खाद्य सामग्री जो है वो पेट्रोल डीजल के ट्रांसपोर्टेशन का जो किराया जब लगातार बढ़ता जाता है तो इनका जो असर है खाद्य सामग्री, सब्जी, फल, सब्जियों आदियों पे पड़ता है, जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो जनता है वो यूज करती है। तो उनकी जो जेब पर सीधा सीधा जो है ये असर पड़ रहा है और जेब जो है खाली होती दिख रही है। जी। तो अभिषेक, जिस तरीके से सुरजेवाला लगातार ट्वीट करते हुए नजर आ रहे हैं, निशाना साधते हुए आ रहे हैं नजर बीजेपी पर, इसी दौरान उन्होंने कहा कि जब हरियाणा प्रदेश में जिस तरीके से 2014 में सरकार छोड़ी थी कांग्रेस ने, उस समय पेट्रोल डीजल के दाम कम थे, लेकिन अब जो मौजूदा हालत है वो बीजेपी सरकार ने बिल्कुल खराब कर दी है। जी बिल्कुल, देखिए पेट्रोल डीजल का जो दाम जो थे वेट का उन्होंने अपने जो उनकी सरकार थी उस दौरान का उन्होंने जिक्र किया कि उस समय जो डीजल पे है 21% वेट होता था और अब जो है जब से बीजेपी सरकार है तो इसका जो सरकार 30% का इस समय जो है वेट चल रहा है प्रदेश में। तो इस तरह के जो पेट्रोल डीजल का उन्होंने उदाहरण दिया और वहीं जो सरकार को जो अभी प्रॉपर्टी में ये जो 2% की रूरल एरिया में बढ़ोतरी की गई और वही महिलाओं को जो छूट दी जाती थी 2% स्टाम्प ड्यूटी लगती थी और वो सीधा तौर पर जो 5% कर दी, 3% की उसमें वृद्धि की गई है। तो उसकी उन्होंने निंदा करते हुए सरकार से मांग की है कि ये जो फैसला है इसको तुरंत जो है वापस लिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पेट्रोल डीजल के कारण जो है सभी जो चीजें हैं वो महंगी होती दिख रही हैं और जनता को इसका जो इस महंगाई का मार झेलनी पड़ रही है। तो अभिषेक, अगर आपने जनता से बातचीत की होगी वहाँ की मौजूदा स्थिति की, तो क्या लगता है उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है? जो पहले तो महंगाई, तो उसके बाद जिस तरीके से स्टाम्प ड्यूटी रूलर लागू किया गया है, कहीं ना कहीं लोगों को भी इसका सीधा असर पड़ा है महंगाई के साथ साथ। अब लोगों की क्या प्रतिक्रिया है इस पे? क्या बीजेपी के फैसले से खुश हैं या नाखुश है? देखिए स्वाभाविक है कि जो अगर कोई चीज की में अगर बढ़ोतरी की जाती है, चाहे वो पेट्रोल डीजल की बात करें, चाहे स्टाम्प ड्यूटी की बात करें, चाहे अन्य कोई खाद्य सामग्री है, उनका मूल्य जब बढ़ता है तो उसका सीधा सीधा असर जो है जनता की जेब पर पड़ता है, उनका जो बजट है वो हिलता है। तो इसलिए इसमें जरूर उनकी तरफ से रोष है और उनकी तरफ से ये मांग है जनता की ओर से भी कि इस तरह का जो फैसला है इस दौरान, एक तो कोरोना काल, ऊपर से पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ते दामों की मार और वहीं जो अब स्टाम्प ड्यूटी जो बढ़ाने का काम किया गया है वो सरकार को इस समय नहीं लेना चाहिए, फैसला नहीं लेना चाहिए था और सरकार को जो है ये फैसला जो है इस पर विचार करना चाहिए और इसको वापस लेना चाहिए, क्योंकि इस समय जो है हर तरह से जो है आम जनता जो है वो महंगाई की मार झेल रही है। जनता, साफ तौर पे जनता की ये मांग है कि इस तरह का जो फैसला बीजेपी सरकार की ओर से लिया गया है उसको वापस लेना चाहिए। तो अभिषेक, जिस तरीके से बताया जा रहा है सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, महंगाई के साथ साथ एक और बड़ा फैसला कहीं ना कहीं आम जनता की जेबों पर पड़ने लगा है। जिस तरीके से अब ये बताया जा रहा है जो प्रॉपर्टी है ग्रामीण में, जिस तरीके से पहले तो वो हल्की में नापी जाती थी, पहले ये कहा जाता था कि ग्रामीण इलाके में सस्ती है प्रॉपर्टी, लेकिन अब वो शहरी के बराबर कर दी गई है। कहीं ना कहीं असर अब लोगों की, आम जनता की जेबों पर ही पड़ने वाला है। देखिए जो स्टाम्प ड्यूटी इसमें बढ़ाई गई है, अगर कोई व्यक्ति रूरल एरिया में प्रॉपर्टी खरीदता है और उसको स्टाम्प ड्यूटी के तौर पर रजिस्ट्रेशन अगर करवानी होती है, अपनी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवानी, तो उसको पहले से अब 2% एक्स्ट्रा जो है स्टाम्प ड्यूटी पर खर्च करना पड़ेगा। इसमें उदाहरण के तौर पर देखा जा सकता है कि 2% का मतलब कई ऐसी प्रॉपर्टी भी है जिसमें खर्चा जो है हजारों में और लाखों में भी हो सकता है। तो इस तरह का जो है ये अतिरिक्त इसको भार माना जा सकता है और वहीं इसको लेकर जो रणदीप सिंह सुरजेवाला है उन्होंने इसकी निंदा करते हुए सरकार से तुरंत जो है ये फैसला वापस लेने की मांग की है। उनका ये कहना है कि इस समय महंगाई का जो लगातार जो बढ़ रही है और पेट्रोल डीजल जो रोजमर्रा की जिंदगी में, आवाजाही में या फिर कहें हर तरह से आज के समय में जो पेट्रोल डीजल है वो आम जनता के ऊपर प्रभाव डालता है। तो उसको ऐसे समय में सरकार को बजट का इंतजार करना चाहिए था और बजट में राहत देने की बजाय बजट से पहले जो इस तरह का जो फैसला है उसकी उन्होंने निंदा की। और बिल्कुल अभिषेक, जिस तरीके से कोरोना के चलते लोग परेशान हो गए थे, कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था पर इसका पूरा असर देखने को मिला है। लोगों की जॉब चली गई थी, जो व्यापारी थे उनके भी काफी घाटा हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को भी समझना चाहिए कि महंगाई जिस तरीके से बढ़ने लगी है, लोग परेशान हो गए हैं। जिस तरीके से अब एक और बताया जा रहा है कि कोरोना की एक और लहर ने दस्तक दे दी है, कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में लॉकडाउन की स्थिति भी पैदा कर दी गई है, अल्टीमेटम दिया हुआ है कई जगह पर। क्या लगता है कि कुछ महंगाई से अब राहत मिलेगी या फिर एक के बाद एक या प्रतिदिन ऐसे महंगाई की मार जनता झेलती रहेगी? जी देखिए पेट्रोल डीजल का जो लगातार जो बढ़ोतरी है उससे जरूर जो है आम जनता
कि जेब पर जो है भार पड़ रहा है और मार पड़ रही है, उनका जो बजट है वो हिल जाता है ऐसे टाइम में कि पेट्रोल डीजल, क्योंकि लंबे अरसे से लगातार कई दिनों से जो है वो उसमें बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। और अगर पेट्रोल डीजल का जब दाम बढ़ता है तो उसका सभी चीजों पर उसका प्रभाव पड़ता है। जो रसोई के जो खाद्य सामग्री है उस पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि फल सब्जियां आदि जो रोज आती है और ट्रांसपोर्टेशन इसका जो ट्रांसपोर्टर्स है उनकी ओर से तेल भाड़ा जब किराया उनकी ओर से बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि जब तेल बढ़ता है तो किराया भी स्वाभाविक है कि उनकी ओर से बढ़ाया जाता है। तो इस तरह जो है आम जनता की जेब पर इसका सीधा सीधा असर पड़ता है। और कोरोना काल में जिस तरह की अब स्थिति है, पिछले लॉकडाउन के समय में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी रोजगार जो है वो कहीं ना कहीं उसको प्रभावित किया, कईयों की नौकरी चली गई या कईयों का जो बिजनेस है वो उस स्पीड से नहीं चल पाया जिस स्पीड से कोरोना काल से पहले चलता था। अब धीरे धीरे जो है कि एक नॉर्मल जो समय जो है पटरी पर आ रहा है। और वहीं ऐसी स्थिति में जो है पेट्रोल डीजल के दाम और इस तरह की स्टाम्प ड्यूटी या इस तरह के जो फैसले हैं सरकार की ओर से जब लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा सकता है कि इससे आम जनता की जो है जेब वो ढीली होती है और उनके जो अभिषेक, ये भी कहा जा रहा है कि जब जिस तरीके से बीजेपी नेता लगातार घिरते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं महंगाई से लोग परेशान हो रहे हैं, आक्रोश के शिकार हो रही है बीजेपी सरकार, इससे लगातार विपक्ष पार्टी भी घेरने की कोशिश कर रही है। और अगर दूसरे आम जनता की बात करें तो आम जनता भी लगातार आने वाले समय में जिस तरीके से स्थिति देखने को मिल रही है, आने वाले समय में और ज्यादा बेकार होने वाली है। अगर जब पूछा जाता है बीजेपी नेताओं से कि अब ये जो महंगाई की मार जनता क्यों परेशान हो रही है, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार क्यों बढ़ोतरी हो रही है, तो एक ही अजीबोगरीब बयान सामने आता है कि सर्दी होती है, सर्दी के समय पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं और गर्मी आएगी तो धीरे धीरे इसका जो पेट्रोल और डीजल के दाम है वो कम हो जाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए ये इसमें अपने अपने तर्क दिए जाते हैं, चाहे उसमें हम बात करें बीजेपी की नेताओं की या अन्य की, जिस तरह के जो उनको समझ आती है या जिस तरह उनको सूट करता है उस तरह के बयान इस समय जो है ऐसे टाइम में सामने आते हैं। और वहीं जो अगर कहीं कुछ समझ नहीं आता है तो इस तब भी ये कहा जा सकता है कि इस तरह के जो बयान है वो नेताओं द्वारा दिए जाते हैं। लेकिन ये जनता सब कुछ जानती है, जनता को सब मालूम है कि जो पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ते हैं तो उस पर सीधा सीधा असर जो है वो उनकी जेबों पे पड़ता है और उनके जो जीवन यापन वाली जो प्रक्रिया रहती है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। उनको हर चीज का जो है महंगी खरीदनी पड़ती है, क्योंकि पेट्रोल डीजल एक ऐसी चीज है जो सभी उनकी हर खाद्य सामग्री की कहें या किसी भी चीज की उस पर सीधा सीधा जो है उसका कनेक्शन होता है, तो उनको इसका असर आम जनता को भुगतना पड़ता है। और वहीं जो इस तरह के जो सरकार की ओर से लगातार जो बढ़ोतरी पेट्रोल डीजल कहें या स्टाम्प ड्यूटी कहें, तो इस तरह सोचने वाली जरूर सरकार की ओर से ये होना चाहिए कि सरकार को ये सोच समझ के जो है इस तरह फैसले लेने चाहिए, क्योंकि जनता जो है आम अभी भी जो है कोरोना की मार झेल रही है। और कई जो ऐसे लोग हैं जिनके अभी भी जो है रोजगार पूरा रूप से जो है सुचारू नहीं हो सका है, तो ऐसे लोगों के लिए जनता को जरूर राहत वाले फैसले लेने चाहिए, कहीं ना कहीं जनता को राहत देनी चाहिए। बिल्कुल अभिषेक, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो रुक करते अगली खबर का। दिल्ली में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि ना कानून का अपराधियों में कोई डर है और ना ही पुलिस प्रशासन का कोई खौफ। बेखौफ बदमाशों ने खुलेआम एक महिला को चाकू से गोदकर मार डाला। दरअसल दिल्ली में चेन स्नैचिंग में हत्या की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। वारदात दिल्ली के आदर्श नगर थाना इलाके में हुई है, जहां एक महिला अपने 2 साल के बच्चे और अपनी मां के साथ बाजार से घर की तरफ लौट रही थी। तभी एक झपटमार ने महिला के गले से चैन खींचने की कोशिश की और महिला ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की तो उसने महिला को चाकू मारा है और महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना मिलते के साथ ही मौके पर पुलिस पहुंची, जहां घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई है। इस वारदात की पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। थाने के क्षेत्र में कल रात हुए रॉबरी कम मर्डर के इंसिडेंट में नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस की टीम ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। कल रात को लगभग 9:45 बजे एक पीसीआर कॉल आई थी, जिसमें ये इत्तला मिली थी कि एक लेडी को चाकू मार दिया है, जिसको हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। इमीडिएटली पुलिस ने मौके पर पहुंची और हॉस्पिटल भी पहुंचे।
और जहां पे पता पड़ा कि विक्टिम की ट्रीटमेंट के दौरान मृत्यु हो गई है। इस संदर्भ में केस एफआईआर अंडर सेक्शन 302 आईपीसी दर्ज किया गया और मौके का इंस्पेक्शन किया गया, जहां पे लगे हुए विसिनिटी के और पॉसिबल एंट्री और एग्जिट रूट्स के सीसीटीवी फुटेज चेक करे गए, जिसमें यह पता पड़ा कि विक्टिम जब अपनी मदर के साथ मार्केट से लौट रही थी तो दो लड़के स्कूटी पर आते हैं और उनमें से एक लड़का उतरता है और विक्टिम को फॉलो करता है और उसके गले की चेन छीनने की कोशिश करता है। विक्टिम इस अटेम्प्ट को रेजिस्ट करती है और उसको पकड़ने के लिए भागती है, तो इसमें वो उसके ऊपर चाकू से वार करता है, जिसमें वो घायल हो जाती है और हॉस्पिटल। इस पर तमाम जानकारी देने के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी जुड़ गए हैं। राजीव, दिल्ली के आदर्श नगर से बड़ी खबर आई है जहां महिला की हत्या कर दी गई है, क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताइए। देखिए बिल्कुल भाई, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर आए तीसरे दिन घटनाएं घट रही है, यहाँ तक कि जो बदमाश हैं वो बिल्कुल हौसले उनके बुलंद है और लगातार पुलिस का बिल्कुल भी डर नहीं है। यही घटना आदर्श नगर के इलाके के अंदर की घटी है, जहाँ पर एक महिला है सिमरन कौर, वो अपने मायके आती है और मायके में अपनी माँ के साथ बाजार जाती है और बाजार जाने के समय थोड़ी सी लेट हो जाते हैं और लेट होने के बाद जिस तरीके से वो अपनी माँ के साथ और अपने बच्चे के साथ वो अपने घर आने के लिए वापस निकलती है और कहीं ना कहीं रास्ते में कुछ जो आवारा टाइप के लड़के होते हैं या चैन क्रेचर होते हैं, उन्होंने उनको महिला को देखा और उसके गले में जो चेन थी उसको छीनने की कोशिश की और ये कहीं ना कहीं जब छीनने की कोशिश की तो महिला ने विरोध किया और उसका यहाँ तक कि हाथापाई भी हुई। उसके अंदर जो आरोपी था यानी कि जो चेन क्रेचर था उसने चाकू से उसके महिला को वार कर दिया और कहीं ना कहीं महिला को कहीं ना कहीं चोट भी आई। मगर जिस तरीके से पूरा मामला जो सीसीटीवी कैमरे के अंदर कैद हुआ और उस महिला को अस्पताल ले जाया गया शालीमार बाग के अंदर, वहां पर उसके इलाज के दौरान पर उसकी मौत हो गई। मगर जो उसका छोटा सा बच्चा था जो उसके हाथ में था उसका भी चैन स्ट्रेचर को बिल्कुल डर नहीं था, यहाँ तक कि वो बच्चा जो उसके हाथ से छूट के नीचे गिर भी गया था। और कहीं ना कहीं चैन स्ट्रेचर इतने हौसले बुलंद है कि वो किसी का भी खौफ नहीं करते हैं और सिर्फ अपनी जो कह सकते हैं सोने की चीन है या फिर जो पैसे हैं उनको छीनने से ही मतलब होता है, चाहे उसके लिए किसी की जान भी लेना पड़े। मगर जिस तरीके से पूरी घटना घटी है और वो सीसीटीवी कैमरे के अंदर कैद हुई है, उसके बाद में पुलिस को जानकारी दी गई कि महिला को वहां पर अस्पताल लेके जाया जा रहा है और कहीं ना कहीं उसकी जानकारी जरूर दी गई थी पुलिस को। मगर पुलिस ने जैसे ही मामले की जानकारी मिलते ही आसपास के जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे उनको ट्रैक किया। उसको ट्रैक करने के बाद में पुलिस ने केस दर्ज किया। उसके बाद में लगातार 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया, जिनके नाम बताए जा रहे हैं। एक का नाम फरदीन है और एक का नाम अब्दुल है और ये कहीं ना कहीं दोनों ही चेन स्ट्रेचर में शामिल हैं और इनके पास एक स्कूटी और चाकू भी बरामद किया गया है। मगर जिस तरीके से ये पूरी घटना घटी है ये 27 तारीख रात की है और लगभग इसको जब केस घटना घटी थी और उस समय लगभग 11 बजे का समय था और कहीं ना कहीं आगे की जानकारी यही मिल पाई। और मगर जिस तरीके से पुलिस ने पूरे मामले को संज्ञान लेते हुए राजीव, जिस तरीके से लगातार दिल्ली में अब आए दिन ऐसी तमाम खबरें सामने आ रही हैं जहां बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, लूट हत्या बलात्कार जैसी खबरें सामने आ रही है, सरकार इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रही। पुलिस प्रशासन की बात करें तो इंतजाम किस तरीके से किए गए हैं? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से लगातार इस तरह की घटनाएं घट रही है दिल्ली के अंदर, तो खास तौर पर चिंता का विषय जरूर है। बिल्कुल भी बदमाशों के अंदर बिल्कुल भी पुलिस का खौफ नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से 26 जनवरी की जो घटना थी लाल किले तक कह सकते हैं किसान जो प्रदर्शन करने के पहुंचे थे, उसके बाद तो बिल्कुल ऐसा बिल्कुल बदमाशों के अंदर बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। यहाँ तक कि आए तीसरे दिन कोई ना कोई ऐसी घटनाएं घटती है, चाहे वो कालका जी की घटना हो या फिर कहे जिसके अंदर एक स्कूल की बच्ची लड़की के साथ बदमाशों ने कहीं ना कहीं चाकू मार दिया उसके भाई को। और यहाँ पर बात करें आदर्श नगर की, तो आदर्श नगर के अंदर भी पहली कोई घटना नहीं है, इस तरीके की घटनाएं कई बार हो चुकी है। मगर जिस तरीके से पुलिस की बात करें तो पुलिस का बिल्कुल ढीला रवैया है। यहाँ तक कि जिस तरीके इस महिला को चाकू मारा गया उसके बाद में उसको पुलिस ने अरेस्ट जरूर किया, मगर पुलिस ने बाद में ये भी शो करा कि हमने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है और एक स्कूटी बरामद की है जिस चाकू से उस महिला पर हमला किया गया था, वो भी चाकू बरामद कर लिया। जिस तरीके से पुलिस प्रशासन हालांकि बाद में एक्शन मोड पर तो आती है, लेकिन एक्शन मोड अगर पहले से इसकी शुरुआत की जाए तो ऐसे बदमाशों के हौसले बुलंद नहीं हो।
देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर एक चीज़ समझनी होगी, दिल्ली के अंदर बिल्कुल बदमाशों के हौसले बुलंद हो चुके हैं और यहाँ तक कि पुलिस का बिल्कुल भी डर नहीं है और ये सिर्फ़ पुलिस की खुद की लापरवाही की वजह से है, क्योंकि पुलिस जिस तरीके से ढीला रवैया हम्म। अपनाते हैं, तो बदमाशों को भी पता है कि पुलिस जब तक पकड़ेगी, जब जब हम्म। तक अरेस्ट करेगी उनको, तो वो काफ़ी दूर पुलिस से निकल जाते हैं और इसके अंदर कम से कम 2 से 3 दिन लग जाते हैं कहीं न कहीं। तो बदमाश बिल्कुल बेखौफ हो चुके हैं और यहाँ तक कि चेन स्नैचिंग हो या फिर मोबाइल छीनने की घटनाएँ हो या फिर कहें जो थोड़े बहुत पैसे होते हैं किसी गरीब के पास, तो वो भी छीन लेते हैं और कहीं न कहीं ये आए तीसरे दिन की घटना है और पुलिस के अंदर कुछ तरीके इस तरीके के केस कई बार तो दर्ज भी नहीं होते हैं और कहीं न बिल्कुल। कहीं पुलिस जो है वो व्यक्तियों को कहीं थाने से ही भगा देती है। कहीं न तो कहीं फिलहाल राजीव, लिपापोती इस करने की घटना कोशिश में की जाती कितने है मगर बदमाश शामिल थे? देखिए, इस घटना के अंदर 2 व्यक्ति शामिल थे और जो एक व्यक्ति जो जिसने घटना घटी थी, वो सीसीटीवी के अंदर कैद हुआ था, मगर दूसरा जो व्यक्ति था वो कुछ दूरी पर ही खड़ा था अपने स्कूटी लेकर और वहां से ही उस व्यक्ति को बिठाकर वो रफू चक्कर हो गया। मगर जिस तरीके से पूरी घटना घटी है, तो उसके बाद में जितने भी सीसीटीवी कैमरे लग रहे थे, यहाँ पर ये जो इसके अंदर कैद हुआ था ये वाकया, ये सीसीटीवी फुटेज भी और जो आसपास के जो रोड के सीसीटीवी फुटेज थे, वो उन सबको पुलिस ने खंगाला और उसके बाद में ही उनको व्यक्तियों को पकड़ा गया। मगर पुलिस की पकड़ में 24 घंटे के बाद ही दोनों व्यक्ति पे उनके पकड़ में आ चुके हैं और कहीं न कहीं उनको जेल भेजा जाएगा। मगर ये घटना अगर कहीं न कहीं पुलिस की लापरवाही की वजह से घटी है, क्योंकि जहाँ आस-पास के बाजार लगते हैं, तो कहीं न कहीं वहाँ पे पुलिसकर्मी होने चाहिए बिल्कुल। और जिस तरीके से रात के 10 बजे तक महिलाएँ सुरक्षित नहीं है और कहा जाता है कि महिलाएँ सुरक्षित है, चाहे वो किसी भी सरकार हो, मगर कहीं न कहीं दावे ज़रूर किए जाते हैं, मगर इस तरीके जब दावे धरातल की बात करें तो धरातल पर ज़ीरो साबित होते हैं और कहीं न कहीं पुलिस की लापरवाही ज़रूर सामने आती है इसके अंदर। जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तिवारी तमाम जानकारी देने के लिए। रुक कर लेते हैं अगली खबर का। देश भर में कोरोना की एक और नई लहर शुरू हो गई है। बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। हर हफ्ते कोरोना पिछले हफ्ते की तुलना में ज्यादा तेजी से फैल रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना चौथे दिन भी आंकड़ा जो है जिस तरीके से बताया जा रहा है 8,000 के पार पहुंच चुका है। राज्य के 36 में से 28 जिलों को कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया है। कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए अमरावती में लॉकडाउन को 8 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया गया है। बता दें आपको ये भी कि महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना मरीजों की संख्या 8,623, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 51 के पार जा चुका है। लगातार बढ़ रहे कोरोना के रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार अलर्ट मोड पर है। दरअसल महाराष्ट्र के कई ऐसे जिले हैं जहां कोरोना वायरस तेजी से अपना पैर पसार रहा है, तो वहीं देश की आर्थिक राजधानी में मुंबई भी हॉटस्पॉट बना हुआ है। महाराष्ट्र के कई जगह पर 14 मार्च तक के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। मुंबई के कई इलाके में रात 11 बजे के बाद पुलिस के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। आने जाने वाले वाहनों पर नजर रखी जा रही है। नियम का पालन न करने वालों के ऊपर भी सख्त कार्रवाई की जा रही है। सरकार भी जनता से लगातार अपील कर रही है कि मास्क लगाओ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, अन्यथा इसका अंजाम बुरा हो सकता है। तो आपको बता दें कि आज वैक्सीनेशन की दूसरी डोज लगनी शुरू हो गई। दूसरा चरण में वैक्सीनेशन हो रही है और आपको बता दें देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना के टीकाकरण लगवाया है, टीका लगवाया है। आप देख सकते हैं, लाइव तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना की वैक्सीन लगा दी है। कहीं ना कहीं ये संदेश आम जनता को भी पहुंचा रहा है कि जिस तरीके से इसकी फेक न्यूज बताई जा रही थी, तो लगातार महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार एक से फिर से बढ़ने शुरू हो गई है, पैर पसारना शुरू हो गया है। थम नहीं रहा कोरोना के मामले और कहीं ना कहीं इस दौरान लोगों की बड़ी लापरवाही भी देखने को मिल रही है। लगातार सरकार भी अपील करती हुई नजर आ रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और मास्क लगाइए, लेकिन बेपरवाह जनता ये क्या समझे कि कोरोना अभी गया नहीं है, खतरा अभी टला नहीं है। वैक्सीन आने के बावजूद भी हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से समारोह में कितनी तादाद में लोग शामिल हो रहे हैं इस कार्यक्रम में। और लगातार महाराष्ट्र एक ऐसी जगह है जहां पर अपने सपनों को पूरा करने के लिए यहां पर आती है जनता। तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए मुंबई से हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, लगातार महाराष्ट्र में कोरोना ने एक बार फिर से अपने पैर पसारने शुरू कर दिए गए हैं। कई जगह पे ये भी खबर सामने आ रही कि सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया है, नाइट कर्फ्यू का भी ऐलान कर दिया गया है। देखिए, महाराष्ट्र में जिस तरह से लगातार कोरोना संक्रमण अपना पैर पसार रहा है, उसको लेकर महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह से सजग है
आए दिन सरकार नए नए कोरोना गाइडलाइन जारी कर रही है। ऐसे में लोगों को भी इस पर अमल करना बेहद जरूरी है। जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने रेलवे को भी जिस तरह से छूट दी थी, उसको भी अब जो फ्रीक्वेंसी उसकी कम करने की तैयारी में है। और फिल्मी थिएटर कार्यालय की बात करें जहाँ पे शादी विवाह होते हैं, वहाँ पे भी देखा जा रहा है कि जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने शुरुआती दौर में कहा था कि 100 से 150 लोग जा सकते हैं, लेकिन अब महाराष्ट्र सरकार ने महज 50 लोगों की अनुमति दी है। तो तमाम तरह की गाइडलाइन है जो महाराष्ट्र सरकार लगातार कर रही है। वहीं महाराष्ट्र में लगातार जिस तरह से बीएमसी सक्रिय है, बीएमसी के अलावा मुंबई पुलिस को भी सक्रिय कर दिया गया है और उनको जिम्मेदारी दी गई है कि आने वाले समय में लगातार आप उनको नजर रखिए, जो बिना मास्क या सोशल डिस्टेंस के पालन नहीं करते हैं उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई कीजिए। इसी को देखते हुए फिलहाल 2 दिन पहले ही अभी नवी मुंबई के 4 शादी के हाल में जो है कार्रवाई की गई, जिसमें 283 के ऊपर केस लिया गया है। तो सत्यप्रकाश, लग नहीं रहा जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े लगातार डराने वाले हैं, लगातार देश में तमाम जगह पर ऐसे ही तमाम राज्यों में कोरोना ने अपना पैर पसारना शुरू कर दिया है, पर लेकिन लोग अभी भी बेपरवाह हैं, लापरवाही बरत रहे हैं। लगातार सरकार भी एक अपील करती हुई नजर आ रही है कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, मास्क नहीं लगाया और गाइडलाइंस का पालन नहीं किया, आने वाले समय में लॉकडाउन की स्थिति बन जाएगी। लेकिन जो तस्वीरें हम देख रहे हैं आए दिन तमाम जगह पर आ रही है, जहां शादी समारोह में भारी भरकम भीड़ नजर आ रही है। देखिए महाराष्ट्र सरकार पहले भी कह चुकी है कि अगर आप कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करेंगे तो लॉकडाउन का जो मार है आपको झेलनी पड़ेगी। ऐसे में जिस तरह से लगातार देखा जा रहा है कि हर जगह भीड़ भाड़ होता है, लोग मास्क भी नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं कर रहे हैं। हालांकि बीएमसी और मुंबई पुलिस लगातार उन पर कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से आंकड़े देखे जा रहे हैं वो कहीं कहीं चौंकाने वाले हैं। पिछले 4 दिन की बात करें तो 8000 से ऊपर जो है लगातार कोरोना एक्टिव मामले पाए गए हैं। ऐसे में कम से कम 150 लोगों की मौत हो रही है। तो जाहिर तौर पर ये कहीं न कहीं चौंकाने वाले मामले हैं। हालांकि मुंबई में मौत दर काफी कम है, लेकिन महाराष्ट्र लेवल की अगर बात की जाए तो काफी बढ़ गई। यही वजह है कि महाराष्ट्र में 14 दिनों का पूरी तरह से लॉकडाउन भी लगा दिया गया है, नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया है, तमाम पाबंदियां बढ़ा दी गई है। बसेस में जिस तरह से भीड़ होती है उसको भी नजर, तो सरकार पूरी अपनी कोशिश करे, लेकिन आम जनता को इससे रूबरू होना पड़ेगा, आम जनता को अपनी जिम्मेदारियां निभानी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश सोनी तमाम जानकारी देने के लिए। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।